का प्रारंभ करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएं। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। लेकिन अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखो, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक करके प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अव्यय करने में पूर्णतया विफल रही। जहां भारत में, अगर संपूर्ण भारत के परिदृश्य में मैं देखूं तो तेलंगाना ने 100% जो घरों तक कनेक्ट किया है, गुजरात ने 100% के आंकड़े को छुआ है, गोवा ने 100% के आंकड़े को छुआ है, बिहार ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त पंजाब ने 100% के आंकड़े को छुआ है, हिमाचल प्रदेश ने 100% के आंकड़े को छुआ है, पुडुचेरी ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% के लक्ष्य को छुआ। जबकि दुर्भाग्य से राजस्थान जब प्रारंभ किया था तब 11% से लेकर के अभी 40% से 42% के बीच में अभी अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस एक प्रदेश से सर्वाधिक भ्रष्टाचार के समाचार इस जल जीवन मिशन में को लेकर के आते हैं, उसमें शीर्ष पे अवश्य राजस्थान पहुंचे है। पेयजल पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहने वाली सरकार अपनी पीठ ठोक करके, हमने पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान में अभूतपूर्व काम किया है। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन माननीय मोदी जी ने तो नोटरी को हटा करके अपने लोगों पर विश्वास करते हुए खुद हस्ताक्षरित करके अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसा विश्वास देश की जनता पर किया जाए। और ये झूठा सर्टिफिकेट अपने आप को देकर के जो सरकार परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से तीसरे पायदान पर, वो सरकार अपने आप को टॉप परफॉर्मर होने का दावा इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करते समय करती है। ये अपने आप में इस सच्चाई को बयान करने कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, मुखिया अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कितनी झूठी प्रशंसा अपने आप की कर सकता है, ये इस बात का द्योतक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के बारे में इस पर को लेकर के बहुत विस्तार से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में हमने अंग्रेजी विद्यालय बना दिए और आने वाले समय में उन्होंने यहाँ भी कहा कि अंग्रेजी विद्यालय बनने के बाद में गांव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए विद्यार्थी दिखाई देते। मैं आज दावे के साथ में इस प्रेस वार्ता में आप सबसे कहना चाहता हूँ और आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों में जाकर के एक बार चेक करिए। विद्यालय में बिल्डिंग नहीं मिलेगी। आनंद फानंद ने स्कूल को बिना किसी तैयारी के स्कूलों को अपग्रेडेशन किया, उसके चलते हुए आज जो स्कूल 12th तक क्रमोन्नत हो गई और जो सब्जेक्ट्स उनमें दिए गए उनके सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं, उन टीचर्स के अतिरिक्त कक्षा अवेलेबल नहीं। विद्यार्थी एक ही कक्षा में इस 21वीं शताब्दी में एक ही कक्ष में, एक ही क्लासरूम में 4th क्लास और 5वीं क्लास के विद्यार्थी एक तरफ, आधे विद्यार्थी एक ही कमरे में अलग अलग तरफ मुंह करके बैठ करके पढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला पूरी स्कूल में एक ही है। टीचर्स के साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की जो चर्चा उन्होंने की है, किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर के आया हुआ टीचर आपको नहीं मिलेगा। जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, ऐसे अध्यापकों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का लक्ष्य दिया है। जो टीचर खुद अंग्रेजी फर्राटे के साथ में बेचारे अपने बैकग्राउंड के चलते हुए नहीं बोल पाते थे, उनसे ये बात की अपेक्षा करते हुए स्कूल ठीक से प्रारंभ नहीं हुए, अध्यापक है नहीं, कक्ष है नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि राजस्थान की जनता है, बच्चे जो है गाँव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं।
इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में शिक्षा का कंप्यूटरीकरण कर दिया, न अध्यापक है, न बिल्डिंग है, न इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले स्किल्ड टीचर्स हैं, और उसके अतिरिक्त 30% स्कूलों में आज जो है वो कंप्यूटर की सुविधा भी नहीं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने एक मिशन लिया था कि हम देश के हर विद्यालय तक पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था दोनों मिशन मोड में 100 दिन में जो है देश के हर एक विद्यालय में करें। हमने राज्यों से आग्रह किया था, बहुत सारे राज्यों ने प्रगति की। जिस तरह से मैं जब चर्चा कर रहा था कि पेयजल के समय राजस्थान ने 11% से शुरू करके अभी 42% तक पहुंचे, और उत्तर प्रदेश 1% से शुरू करके और 60% के आंकड़े को छूने वाला है। उनके और हमारे स्केल में कहीं कोई तरह का कोई तुलना नहीं। ठीक उसी तरह से स्कूलों में पेयजल और स्कूलों में शौचालय की सुविधा देने का 100 दिन का जो मिशन था, उसको 1.5 साल बीत जाने के बाद में भी सबसे फिसड्डी राज्य अगर कोई है उनमें राजस्थान उसकी सूची में पहले नंबर पर आता है। जो सामान्य शौचालय की सुविधा अपने बच्चों को, पीने के पानी की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे पाती, वो सरकार अपने आप को झूठे सर्टिफिकेट दे करके और अपने आप को जो है अपने आप ही अपने विफलताओं को ढकने के लिए सर्टिफिकेट देने का षड्यंत्र जो है वो करती हुई दिखाई देती है। पिछले अगर स्कूल शिक्षा से आगे बढ़कर के बात करें, इन्होंने आनंद फानंद में 450 से ज्यादा कॉलेज खोले। किसी कॉलेज में टीचर्स का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया। 10,000 पद आज राजस्थान में उच्च शिक्षा में खाली। बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आप सरकार के कॉलेज में एडमिशन करें, एक प्राइवेट स्कूल अगर कोई खोलता है, एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलता है, प्राइवेट कॉलेज खोलता है, उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, उसके नाक से चने चपकाने के लिए, और ये भ्रष्टाचार करने का काम सरकार करती है। उसके सर्टिफिकेशन देने के लिए छोटी छोटी चीजों को देख करके उसके सर्टिफिकेट्स को रोका जाता है। और सरकार के विद्यालय, एक प्राइवेट स्कूल या कॉलेज चलाने वाला अगर रैंप विकलांग बच्चे के लिए नहीं है तो उसका सर्टिफिकेशन उसको रोक देंगे। लेकिन सरकारी विद्यालय में बिना किसी सुविधा के, बिना किसी टीचर के सरकारी महाविद्यालय खुल जाएगा। 2-2 हजार बच्चे महाविद्यालय में एडमिशन कर दिए और उनको पढ़ाने के लिए 2 टीचर भी नहीं, उन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर नहीं। उन बच्चों को रेगुलर एडमिशन देकर के उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और धोखा देने का काम, उनसे फीस कलेक्ट करके अपनी जेब में बिना किसी खर्चे के डालने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार कर रही है। पिछले वर्षों से राजस्थान में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप और साइकिल देने की ऐसी परंपरा रही है। पिछले 4 साल से राजस्थान की सरकार जो एक तरफ महिलाओं को मोबाइल देने का स्वांग करती, वो लैपटॉप देने में और टैब देने में विफल रही है। 3050 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, लेकिन उनमें उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, और 52% उन विद्यालयों में योग्य शिक्षक अवेलेबल नहीं है। ये निश्चित रूप से विफलता, और मैं तो जिम्मेदारी से कहूँगा कि आप 80% अंग्रेजी विद्यालयों में जाकर के टीचर्स का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लीजिए। सिंपल 4 सेंटेंस भी शायद अधिकांश टीचर, उसमें उनका दोष नहीं है, उन्होंने अंग्रेजी विद्यालय माध्यम में पढ़ाई नहीं की, उनको जबरन अंग्रेजी पढ़ाने का जो है वो जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार ने दी है। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की थी, उस योजना के तहत राजस्थान में जो है 1 मई 2021 तक उस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, और उसके चलते हुए 2018 से 2021 तक 3 साल तक राजस्थान के लोगों को, लाखों लाख लोगों को उसके कारण से नुकसान उठाना पड़ा। मैं तो आज प्रश्न ये करता हूँ कि उस 3 साल के समय में पैसा न होने के कारण से जो बेटा अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया और देखते देखते उसकी माँ ने दम तोड़ दिया, उसके पाप से किस तरह से अशोक गहलोत सरकार उड़े रही। जिस बाप को घुटनों के बल घसीटते हुए देखते हुए भी उसका बेटा इलाज नहीं करा पाया, उसके घुटनों को प्रत्यारोपित नहीं करा पाया, उसके क्या वो 3 साल अशोक गहलोत सरकार एक चिरंजीवी योजना लागू करके लौटा सके? ऐसे एक छोटे बच्चे को जिसको एक बीमारी के कारण से ऑपरेशन कराने की आवश्यकता थी, माँ बाप दोनों तड़पते रहे और उनके सामने देखते देखते वो बच्चा काल कबलित हो गया। क्या वो बच्चा ये सरकार 3 साल बाद में चिरंजीवी योजना की झूठी घोषणा करके वापस लौटा पाएगी? आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल करके चिरंजीवी करना और चिरंजीवी योजना को ट्वीट करके उसको 10 लाख तक करने का प्रचारित करना। आरटीआई में और विधानसभा के क्वेश्चन के प्रत्युत्तर में सरकार ने खुद कहा
कि कुल मिलाकर के उंगली पर गिने जा सकने वाले लोगों ने ही 5 लाख से ज्यादा की सुविधा को अवेल किया। और अब सरकार ने ये जानते हुए भी कि पिछले 1 साल में केवल कुछ 100 लोगों ने 5 लाख से ज्यादा का इलाज कराया। 5 लाख से ज्यादा का इलाज का खर्च सरकार के चिरंजीवी के माध्यम से अवेल किया। अब उसको 25 लाख तक करने का ढोंग राजस्थान सरकार ने किया। इसके आगे बढ़ करके भी यदि मैं बात करूं तो अब तक एक भी केस 25 लाख रुपए तक का नहीं हुआ। इन्होंने अपनी पीठ ठोकने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, राजस्थान के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम लेकर के आए थे। जिस तरह का प्रतिरोध उस स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम को लेकर के हुआ, राजस्थान के डॉक्टर्स जिस तरह से मजबूर होकर सड़क पर उतरे, 1 लाख डॉक्टर्स ने, जयपुर साक्षी, आप सब लोग साक्षी, एक साथ जो है वो प्रदर्शन राजस्थान में किया। उनके साथ लाठीचार्ज करके दुर्व्यवहार किया गया। राजस्थान के उन ऐसे डॉक्टर्स जो हमको जीवन प्रदान करने का काम करते, जिनको भगवान के तुल्य माना गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार सड़क पर राजस्थान के पुलिस के माध्यम से जिस सरकार ने कराया, और बाद में यू टर्न लेकर के बिना किसी आधार का खोखला एक जो है स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम, केवल अपनी मूंछ को साबित रखने के लिए, जो है अपनी मूंछ को सिद्ध करने के लिए, कि हमने अपने ईगो को सिद्ध करने के लिए केवल वो अधिनियम प्राप्त जो है वो पारित किया गया। उसके नीचे से जितनी सुविधाएं मिल सकती थी वो सबको हटाने का काम इन्होंने किया। आज राजस्थान के धरातल पर आप जाकर के देखिए, पीएचसी और सीएचसी के क्या हालात। सीएचसी में बिस्तर नहीं है, पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और वो सरकार जो है जो बड़े बड़े दावे करके, खोखले दावे करके और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कहूंगा कि एक बार पीएचसी और सीएचसी को जाकर देखिएगा। पीएचसी और सीएचसी में हालत यह है कि अधिकांश मशीनें खराब पड़ी। चाहे जो अगर ईसीजी की मशीन लगी होगी तो उसको करने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा, एक्सरे की मशीन लगी होगी तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ जिला जैसलमेर, आप जाकर के पता करिए, वर्षों से गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, सर्जन उपलब्ध नहीं है। फलोदी के हॉस्पिटल में मैंने जन सहयोग से सीटी स्कैन मशीन लगवा ली, लेकिन उसका ऑपरेटर भी ठीक तरह से राजस्थान सरकार उपलब्ध कराने में विफल रही। किस तरह से, अगर दवाओं के दृष्टिकोण से देखो, मुफ्त दवाएं देने वाली ये सरकार, अधिकांश दवाएं जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट के स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं। ये सरकार पूर्णतया चिकित्सा के क्षेत्र में विफल रही। वो अब अपने आप का सेल्फ सर्टिफिकेशन इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से करना चाहती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान की सरकार कृषि के क्षेत्र में पूर्णतः विफल रही। बाजरा, जो राजस्थान जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, उस राजस्थान में बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के साथ में धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। राजस्थान के पड़ोस में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सभी जगह बाजरे की खरीद एमएसपी पर हुई, और एमएसपी पे खरीद होने के कारण से वहां के किसान को 2250 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल का मूल्य मिला। लाभकारी मूल्य माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मिला। जबकि राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादक, बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी राजस्थान का किसान 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हुआ, और उस मजबूरी के चलते हुए राजस्थान के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाली ये सरकार अपने आप को कृषि के क्षेत्र में सफलता के साथ में काम करने का सर्टिफिकेट दे रही। आज जिस तरह के हालात राजस्थान में धरातल पर, पिछले 1 महीने में परिवर्तन यात्रा और उसके अतिरिक्त भी मुझे राजस्थान के हर एक जिले में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। बिजली न होने के कारण से, राजस्थान में बिजली समय पर न मिलने के कारण से किसान की फसल जो वो बच्चे के समान पालता है, वो फसल देखते देखते जल गई है और वो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। समय पर बरसात न होने के चलते हुए और असमय बरसात हो जाने के चलते हुए दोनों तरह से राजस्थान में किसान की फसल बर्बाद हुई। लेकिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते हुए और बाद में सरकार से उचित निर्देश न मिलने के चलते हुए आज भी राजस्थान में गिरदावरी और गिरदावरी के बाद में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। और उसके चलते हुए राजस्थान में आज किसान के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि उसको फसल का मुआवजा, फसल बीमा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मिले हैं, वो मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। राज तो रूसा है और राम भी रूसा, राम तो रूसा ही है, राज भी रूसा हुआ राजस्थान के किसानों को दिखाई दे रहा है। भाजपा के
सरकार के समय में 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती थी, 852 रुपये। सरकार ने उसको बंद किया, 4.5 साल तक उसको बंद रखा और उसके बाद में एक शगुफा छोड़ा कि हम किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मार्च में घोषणा की और उसके बाद में जब उसके रूल्स डिक्लेयर किए तब कहा कि केवल 15 हॉर्स पावर तक ही देंगे। पूरे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ 400 फुट से नीचे से किसान पानी निकालता है, वहाँ किसान बिजली में 15 हॉर्स पावर से ज्यादा की मोटर यूज करता है, उस सब को बाहर कर दिया। और उसके बाद में जिनको कहा था, जिनके मन में आशा जगाई थी, उनको बिजली फ्री देने की बात की, मार्च में नहीं दी, अप्रैल में नहीं दी। अप्रैल में घोषणा की कि जो राहत शिविर में आएगा रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको देंगे। मई जून जुलाई में राहत शिविर चलाए, जुलाई में बरसात होने के बाद में देने की बात की और जब फ्री बिजली देने का समय आया तब बिजली गायब हो गई और किसान के साथ में एक बार फिर धोखा हुआ। किसान एक बार फिर ठगा गया। एक तरफ हर एक किसान के जेब से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिसके पास था, ऐसे किसान के जेब से 10,000 रुपया प्रति माह वर्ष के हिसाब से 40,000 रुपए निकालने का काम इस सरकार ने किया और दूसरी तरफ उसको फ्री बिजली का के नाम पर एक धोखा और परोसने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। 19,000 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हुई और उस नीलामी के बाद में 4.5 साल बीत जाने के बाद सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव अंतिम विधानसभा सत्र में कानून लेकर के आती है और जिस कानून में कहती है कि अब किसान की जमीन नीलाम नहीं होगा। वो किसान का 4.5 साल तक जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, आज उनके परिजन और वो किसान ये प्रश्न पूछते हैं कि जो काम आप 4.5 साल तक कर सकते तो वो आपने क्यों नहीं किया। जब आपने 10 दिन तक कर्ज माफी का वादा किया और आप ये जानते थे कि आप कर्ज माफी नहीं कर पाएंगे, आप ये जानते थे कि आपने और आपके आला कमान ने मिलकर के झूठ बोलने का पाप किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, कम से कम अपनी उस नाकामी और विफलता और अपने उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए कम से कम आप ये कानून तो 4.5 साल पहले ला सकते थे। उन 19,000 किसानों के अतिरिक्त जिन 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, आज उसके परिजन खून के आंसू बहाते हुए ये प्रश्न करते हैं कि ये 4.5 साल तक सरकार किसका इंतजार कर रही है। राजस्थान की सरकार क्या इस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने रोजगार के दृष्टिकोण से राजस्थान में बहुत काम हुआ है इसकी बात की। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 19 बार पेपर लीक, पहले पेपर लीक से लेकर के 17वें पेपर लीक तक सरकार और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये दावा करते थे कि न इसमें अधिकारी सम्मिलित है न इसमें कोई राजनेता सम्मिलित है। लेकिन 18वें पेपर लीक के बाद जब मैं आप सब पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक प्रचंड आंदोलन खड़ा किया, तब आप लोगों ने जिस निष्पक्षता के साथ में उस आंदोलन को साथ दिया, राजस्थान के युवाओं के साथ में उनके भविष्य के साथ जिस तरह से आप लोगों ने खड़े रहना स्वीकार किया, आपके कारण से जो दबाव बढ़ा उसके कारण से राजस्थान सरकार को ठीक से जांच करानी पड़ी और जांच 2 ही कदम चली है। पहले कदम में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अधिकारी सम्मिलित नहीं है, आरपीएससी के माननीय सदस्य ने रिकॉर्ड बनाया और राजस्थान की आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर कालिक पोतने का काम किया। और दूसरा कहते थे कि नेता सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हुए माननीय एक जो है वो पैसे देते हुए पकड़े गए और फिर उसमें जांच में जो है लीपापोती करके उनको बचाने का षड्यंत्र भी आप सबके सामने। तीसरे कदम जांच चली नहीं या चलने दी नहीं गई, अन्यथा अनेक सफेद कुर्ते वाले सफेद पोश राजनेता जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके गिरेबान तक उस जांच की आंच जो है वो पहुंचने वाली। सरकार ने कहा कि हम शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था ये रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार और ये रोजगार की चर्चा करने वाली सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को इस प्रश्न का जवाब देने की अधिकारी है। इसी के साथ साथ में राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में कहा था 2023 में कि हमने 1,42,000 नौकरियां दी। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो सरकार एक बार सारे उन आंकड़ों को स्पष्ट करेगी किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में, किस पद पर कितनी नौकरियां दी। आप पूछ करके देखिएगा, इसका जवाब राजस्थान सरकार नहीं दे पाएगी। इसी के साथ साथ में राजस्थान सरकार ने माननीय मुखिया जी ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में कहा था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आज 8.5 लाख संविदा कर्मी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये धोखा हमारे साथ में क्यों किया गया और सरकार एक बार फिर अपने नाकामी की कालिक पर पर्दा डाल करके अपने आप को उज्जवल दिखाने की कोशिश कर रही है। मैंने पेयजल की आपके सामने चर्चा की,
जिस तरह के हालात राजस्थान में है वो हालात आप सबके सामने है। जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है उसमें ये भी आप सब लोगों के सामने है। ठीक इसी तरह से औद्योगिक गति विकास को गति देने में राजस्थान सरकार पूर्णतः विफल है। सरकार राजस्थान में तमाम राजस्थान में पानी है, राजस्थान में जमीन है, राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में कोयले से लेकर के और लोहे तक और लोहे से लेकर के तांबे तक, तांबे से लेकर के सोने तक सब तरह के जो है मेटल्स अवेलेबल है। राजस्थान में चूना पत्थर से लेकर के सब तरह के मिनरल्स अवेलेबल है। राजस्थान में खनिज तेल से लेकर के और सारी तरह की भू संपदाएं अवेलेबल है। लेकिन फिर भी राजस्थान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार के में चरम पर है और राजस्थान सरकार के इस लूट के चलते हुए कोई भी उद्यमी राजस्थान में आकर के निवेश करने को तैयार नहीं। वो राजस्थान में निवेश के नाम पर जितने तरह के शगुफे किए गए, जितने बड़े बड़े आयोजन किए गए, उन आयोजनों में जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, आज राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती है कि उनमें से कितनी धरातल पर उतरी। ठीक इसी तरह से खनिज नीति बनाने में सरकार विफल रही। 15 साल तक खनिज नीति नहीं बनी। पिछले 5 साल तक खनिज के नाम पर कितना घोटाला हुआ, जो है खनिज संपदा के नाम पर पिछले सरकार में अपने पिछले कालखंड में अशोक गहलोत साहब अपने रिश्तेदारों को जो है वो खाने देने के लिए जो बदनामी हुई और उसके बाद में इस कालखंड में जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की लूट माइनिंग में हुई, जिस तरह से अवैध खनन इस राजस्थान में हुआ, जिस तरह से जो है माइनिंग के क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उस सब के बाद में अब सरकार जो है 15वें साल के आखिरी 3 महीने में नई खनिज नीति बना करके राजस्थान को खनिज के दृष्टिकोण से हम अव्वल नंबर पर बनाएंगे इस बात की घोषणा करते हुए दिखाई देती। इसी तरह से राजस्थान में की सरकार के कल उस विजन डॉक्यूमेंट को घोषित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने नए जिले बनाया। अभी अभी मुझे सूचना मिली है, मुझे पता नहीं कि वो अधिकृत है या नहीं है, लेकिन 3 और नए जिले बनाए बिना किसी तैयारी के, बिना किसी जो है वो धरातल के, बिना किसी पूर्व नियोजना के, केवल राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के जो है जिले बना करके राजस्थान को टुकड़ों में बांट करके एक नया संकट राजस्थान में पैदा करने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने। तो मेरे को तो अभी जब ये 3 जिलों की बात हुई तब मुझे मेरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव के एक किसान ने फोन करके कहा कि भाई साहब अपन चूक गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि अपन भी अपने गांव को जिला बनाने के लिए थोड़ा आंदोलन करते तो शायद अपना गांव भी एक जिला। इस तरह से राजस्थान में केवल राजनीतिक लाभ के इंटेंट से उद्देश्य को लेकर के राजस्थान को जिलों में बांटने का काम, अलग अलग जिले बनाने का पाप जो है अशोक गहलोत सरकार ने किया। बेशक जिले बनाएंगे, पूरी तैयारी के साथ में बनाएंगे, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाएंगे, आवश्यकताओं को देखते हुए बनाएंगे। अब भीनमाल की जगह आप सांचौर को जिला बना देंगे और दूदू को एक तहसील का जिला बना देंगे। जो जितना प्रभुत्वशाली है, ये तो अच्छा होगा कि दूदू में एक ही विधायक है, नहीं तो 2 शायद नेता होते तो दूदू में भी 2 जिले बन सकते। इसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने कल वादा किया कि दावा किया कि हम वादा निभाने वाले। मैं आप सब लोगों को ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, आप सब पत्रकार मित्रों के सामने ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ कि 2018 के जन घोषणा पत्र में जितने वादे किए और उसके बाद में उन वादों को धरातल पर उतारने की जो प्रक्रिया चली, 5 साल बाद में आज उनमें से कितनी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरी। पिछले 5 साल तक ERCP के नाम पर राजनीति की, एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाए, टेंडर अभी तक नहीं होता। अगर टेंडर तो पिछले 2-4 दिन में किया भी होगा तो उसका भविष्य आप सब आपके सामने। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, जोधपुर उनका गृह जिला है, मेरा भी गृह जिला, हम दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं। 2018 के चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े भाषण उस समय दिए कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जोधपुर के साथ में अन्याय किया और जोधपुर में 3rd फेज ऑफ लिफ्ट कैनाल नहीं बना। 2018 में सरकार आते ही 2019 के पहले बजट में हम राजस्थान सरकार के संसाधनों से बनाएंगे। पहले कहा कि हम विदेश से सहायता लेकर के बनाएंगे, फिर 2020 के बजट में कहा कि हम राजस्थान सरकार के संसाधनों से बनाएंगे। 5 साल बीत गए, जोधपुर में सफिशिएंट पानी न होने के कारण से उनके और मेरे दोनों के मतदाता परेशान। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अंतिम प्रश्न यहाँ ये खड़ा करना चाहता हूँ कि आप विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं,
लेकिन अपनी घोषणा को रियलाइज कर रहे हैं कि आपके हालात ये है कि आप अपने शहर को पानी पिलाने उस तीसरे फेज को लागू करने की योजना जो है उसको 5 साल बीत जाने के बाद कभी धरातल पर नहीं उतारता है। अंतिम साल में उस पर टेंडर किया, टेंडर में कुछ 100 रुपए का आपने उसमें 100 करोड़ का एलोकेशन किया और फौरी तौर पर ये जानते हुए कि राजस्थान में अब हमारी सरकार नहीं बनेगी, आने वाली सरकार अपने आप इसे पूरा करेगी, इस तरह की योजना का एक शिलान्यास करके आपने छोड़ दिया। राजस्थान के साथ में धोखा करने वाली सरकार, राजस्थान के भविष्य को अंधकार में डालने वाली ये सरकार, राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से खोखला करने वाली ये सरकार, राजस्थान को कर्ज में डुबोने वाली ये सरकार, राजस्थान को भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर पहुंचाने वाली ये सरकार, राजस्थान को बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को महंगाई के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को बलात्कार के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को माफियाओं के भरोसे छोड़ देने वाली ये सरकार, जिस सरकार को 5 साल तक भुगत करके राजस्थान के 7 करोड़ लोग बैठ जाए और जो सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा करे, केवल सरकार जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो मैंडेट दिया गया वो मैंडेट पूरा कर रही है, वो सरकार अब अपने अंतिम दौर में अपने उसी विफल मुखिया के माध्यम से एक 2030 का डॉक्यूमेंट लेकर के आई है। जिस सरकार जो मुख्यमंत्री 15 साल तक फेल रहा, 3 बार फेल हो गया, अब चौथी बार वो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का दावा करता है। क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? ये प्रश्न मैं आप सबके सामने छोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, मेरे को कोई